Good morning students and welcome back to my personal YouTube channel in सेठ मुरलीधर मानसिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौर पोषण विशेषज्ञ आज आपको पाचन संबंधी विकारों के विषय में पढ़ाऊंगी। पाचन संबंधी विकार हैं अपच, कब्ज, दस्त या अतिसार, पैप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डाइवर्टिकुलोसिस, ट्रॉपिकल स्प्रू एंड सीलियक स्प्रू। अपच यानी कि इनडाइजेशन, जिसको हम डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, जिसमें मल की सांद्रता गाढ़ी हो जाती है और मल के निष्कासन में कठिनाई का अनुभव होता है, जिसके बारे में हम पूर्व वीडियो सत्र में पढ़ चुके हैं। दस्त अर्थात अतिसार या डायरिया, जिसमें मल की फ्रीक्वेंसी और मल की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मल लूज हो जाता है और दिन भर में जाने वाले मल त्याग की बारंबारता भी बढ़ जाती है। गैस्ट्राइटिस एक जनरल टर्म है जिसमें पूरी जीआईटी आहार नाल की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग बनी रहती है, जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। पैप्टिक अल्सर, जिसमें स्टमक या डिओडिनम में पेट एवं छोटी आंत के पहले हिस्से डिओडिनम में घाव हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, जिसमें बड़ी आंतों में अल्सर्स हो जाते हैं लाइनिंग के अंदर। डाइवर्टिकुलोसिस ये भी लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल बल्जिंग पाउचेस, छोटे छोटे ब्लाइंड पाउच निकल आते हैं, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है, अपचित भोजन का मूवमेंट आगे की तरफ नहीं हो पाता, जिसको हम डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। ट्रॉपिकल स्प्रू ये ट्रॉपिकल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ट्रॉपिकल स्प्रू पड़ा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है जो कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से रिलेटेड है, अर्थात छोटी आंत की नलिकाओं में आहार नाल में छोटी आंत के हिस्से में पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। ट्रॉपिकल रीजियंस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ट्रॉपिकल स्प्रू पड़ा। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलय होती है वो एबनॉर्मल फ्लैटनिंग हो जाती है। हमने पढ़ा है फिजियोलॉजी में, आपने पढ़ा होगा पाचन एवं अवशोषण के क्षेत्र में कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी अंदर की जो सब म्यूकोजल लेयर होती है उसमें छोटे छोटे उंगली नुमा उभार बने हुए होते हैं, जिसको हम विलय कहते हैं। और इन विलय के ऊपर और भी छोटे छोटे उभार माइक्रो विलय बने होते हैं। तो ये वो माइक्रो विलय वाले हिस्से हैं जो कि अवशोषण का काम करते हैं। ये माइक्रो विलय और विलय जो है वो एबनॉर्मल रूप से फ्लैट हो जाते हैं, जिसके कारण पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता ट्रॉपिकल स्प्रू में। इसी से मिलता जुलता एक नाम है सीलियक स्प्रू। सीलियक स्प्रू पाचन संबंधी विकार तो नहीं है, किंतु ये जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अर्थात एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अपने आप ही स्वतः ही हो जाता है। इस डिसऑर्डर के अंतर्गत छोटी आंतों की आहार नाल में लाइनिंग में ग्लूटेन का, जो कि गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, अवशोषण नहीं हो पाता। ग्लूटेन नामक प्रोटीन से एलर्जी हो जाती है, इसलिए इसको ग्लूटेन एंटेरोपैथी भी कहते हैं। इन सभी इसमें से आप देख रहे होंगे कि जो अपच है, पैप्टिक अल्सर है, ये अपर जीआईटी की प्रॉब्लम है, यानी कि शरीर के ऊपरी हिस्से में होने वाली प्रॉब्लम्स है, आहार नाल के ऊपरी हिस्से में। जबकि कब्ज, अतिसार, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डाइवर्टिकुलोसिस, ट्रॉपिकल स्प्रू जो है ये आहार नाल के निचले हिस्से की समस्याएं हैं। आज हम लोग अपच यानी इनडाइजेशन के कारण और लक्षणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इनडाइजेशन या अपच, जिसे डिस्पेप्सिया भी कहा जाता है। इनडाइजेशन या अपच अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि यह विभिन्न रोगों का संकेत देने वाला एक इंडिकेटर है, जिसको कि हम परसिस्टेंट या रिकरेंट पेन और डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमेन, यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में निरंतर दर्द बना रहता है, जिसके द्वारा हम अपच को पहचान सकते हैं। और ये अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि ये एक साइन है, इंडिकेटर है अंडरलाइन प्रॉब्लम्स का, जो प्रॉब्लम्स आपको अब होने वाली है। इसमें से पहला है GERD अर्थात गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स।
GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को आपने महसूस भी किया होगा। कई बार जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा फैट रिच और मसाले वाला खाना खा लेते हैं तो वो जो अपचित भोजन है या भोजन का कुछ हिस्सा बार बार हमारी ईसोफेगस में आता है और खट्टा खट्टा सा हमको महसूस होता है, आहार नाल में भोजन वापस आता है। और ऐसा अक्सर जो स्टमक होता है, पेट, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है कार्डियक स्फिंक्टर, उसकी मांसपेशियों के लूज हो जाने के कारण या मांसपेशियों की टोन में ढिलाई आने के कारण कई बार ये GERD की प्रॉब्लम्स होती है। डिस्पेप्सिया अल्सर का भी इंडिकेट देता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होने वाली है जो अल्सर को लीड करने वाली है। या गॉल ब्लैडर डिजीज यानी कि पित्ताशय से संबंधित बीमारियों का भी संकेत देता है। आइए जानें कि क्या कारण है जो डिस्पेप्सिया या अपच को जन्म देते हैं। सबसे पहला कारण है एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ फूड, एक बार में अत्यधिक भोजन को ग्रहण कर लेना एट अ टाइम, बहुत बड़ा कारण है अपच होने का। दूसरा, हाई इनटेक ऑफ फैट्स एंड शुगर्स, खाने में जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में तला भुना और शर्करा वाला रिफाइंड शुगर वाला खाना खाते हैं तब भी आपको अपच हो सकती है। और इसके अतिरिक्त हाई इनटेक ऑफ कैफीन अर्थात चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मसाले और अल्कोहल, इनमें से चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाला या अल्कोहल और शराब का अत्यधिक इंटेक अंतर्ग्रहण करने से भी आपको अपच या कब्ज हो सकती है। सिम्टम्स क्या हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि हमें अपच हो रही है? पहला सिम्टम है बर्निंग इन स्टमक और अपर एब्डोमेन, पेट के ऊपरी हिस्से में, जिसको हम कई बार छाती में जलन के नाम से भी महसूस करते हैं, कहते हैं। एब्डोमिनल पेन, हमने पहले ही पढ़ा, डिस्पेप्सिया का मतलब ये परसिस्टेंट और रिकरेंट पेन, तो पेट में कंसिस्टेंट दर्द बना रहता है। ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग इज द टर्म ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका पेट भरा हुआ है और अब आप और कुछ नहीं खा सकते। डिस्टेंशन और गैस, ब्लॉटिंग एंड डिस्टेंशन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। ब्लॉटिंग में आपको पेट में गैस महसूस नहीं होती बल्कि फीलिंग होती है कि पेट भरा हुआ है, जबकि डिस्टेंशन में आपका पेट फूला फूला सा रहता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ आ जाता है गैस की उपस्थिति के कारण। बेल्चिंग यानी डकारें आना, हम सब लोगों को कई बार डकार आती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, जी मिचलाना एवं उल्टियाँ होना, उल्टी कभी हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है। एसिडिक टेस्ट, आपके मुंह में बार बार एसिड के आने की वजह से, एसिडिक टेस्ट जो हमने कहा था ईसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से खाना बार बार आहार नाल और मुंह में आता है, जिसकी वजह से एसिडिक टेस्ट बना रहता है। इसके अलावा है ग्राउलिंग स्टमक, आपने पेट में कई बार तरह तरह की धीमी धीमी आवाज़ें, गुड़गुड़ाहट की आवाज़ें सुनी होगी, जिसको हम ग्राउलिंग स्टमक कहते हैं। ये सभी सिम्टम्स अपच या कब्ज को दर्शाते हैं। मैनेजमेंट, अपच की स्थिति होने पर आप कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे कि आपको अपच नहीं रहे या आपको इन सिम्टम्स से कुछ आराम मिले। तो सबसे पहला है तो ईटिंग स्लोली एंड थॉरोली, यानी कि हमको जल्दबाजी में खाना नहीं खाना है बल्कि बहुत धीरे धीरे भली भांति चबा चबा कर भोजन को करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है नॉट ओवर ईटिंग, एक ही समय में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, ना ही बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खाना है और ना ही अत्यधिक चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल का इंटेक करना है। मुझे आशा है कि आपको इस आज के वीडियो सत्र में पढ़ाए गए विभिन्न प्रकार के पाचन संबंधी विकार, जिनका मैंने आज परिचय दिया, समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ अपच के कारण और लक्षणों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। अगले अध्ययन सत्र में हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ेंगे।